राधे राधे सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। आज ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आप लाइफ एक्सपीरियंस जानेंगे कि जीवन में जो सुख दुख है उसके पीछे क्या कार्य करता है। क्या उसके पीछे स्वयं के निर्णय यानी हमारे डिसीज़न, हमारे ही रिएक्शन एक ऐसा घटनाक्रम, एक सीक्वेंस चालू कर देते हैं, इस तरह की स्थितियां पैदा कर देते हैं जिससे हमारा भाग्य निर्माण होता है। थोड़ा गहराई से हो जाएगा कि हम किसी भी घटना में, कोई भी ग्रह, कोई भी दशाएं हमें अवसर प्रदान करते हैं। जब वो अवसर प्रदान करते हैं, हम एक सिचुएशन में होते हैं और जो हम चुनाव करते हैं, चाहे रिवेंज का हो, चाहे फॉरगिवनेस का हो, तो उसी एक विचार जो हमसे करवाता है वो हमारे भाग्य में निर्माण का बहुत अधिक बड़ा कारण बन जाता है। जैसे किसी व्यक्ति के जीवन में गुरु की दशा आरंभ होती है, चाहे अंतर्दशा हो चाहे ही महादशा हो, व्यक्ति बिना सोचे विचारे, सही गलत विचार लिए कोई भी कार्य करता जाता है। हो सकता है लाभ भी पाए। गुरु की दशा है, शुभ कहे जाते हैं। शुक्र और गुरु ये बहुत शुभ ग्रह कहे जाते हैं। दशाओं में भी अच्छे फल देखने को मिलते हैं। लेकिन यदि जातक ने बिना सही गलत का विचार किए कार्य करते रहे तो दशा तो अच्छी गुजर जाएगी, लेकिन ठीक गुरु के बाद जो हमारे शनि देवता यानी 2.5 वर्ष, क्योंकि इनकी जो दशा होती है वो भी अंतर्दशा भी हमारी 2.5 वर्ष की होती है। और साढ़े साथी के विषय में भी अक्सर जानकारियाँ हमें मिलती हैं कि शनि जो है एक क्रूर ग्रह बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। जितनी भी हम नेगेटिव सुनते हैं शनि के बारे में, शनि जो है आपको एक हार्ड टीचर है। वो स्ट्रिक्ट और अनुशासन में रखना चाहता है, वो आपको बहुत बेहतर बनाना चाहता है। आपकी हर कमी पे इतने पेशेंसली वर्क करता है ताकि वो आपकी कमी बिल्कुल जड़ से हट जाए। इसी कारण कुछ लोग जिन्होंने अपने गुरु की दशा में कई बार बहुत कष्ट उठाए होते हैं, सुना है ना कि कभी कभी सही रास्तों पे ही सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होती है, सही निर्णयों पर ही चलने में लोग आपको ज़्यादा परेशान करते हैं। यदि आप किसी के हाँ में हाँ मिलाते हैं, सही गलत का विचार नहीं करते या अपनी ओपिनियन नहीं रखते या फिर किसी के कहे अनुसार ही कार्य कर देते हैं, तो आपके लिए इतनी मुश्किलें नहीं खड़ी होंगी। मुश्किलें कब खड़ी होती हैं? जब आप अपने विचार प्रकट करते हैं, आप किसी का विरोध करते हैं, सही गलत के लिए लड़ते हैं। तो गुरु की दशा आपको काफ़ी कष्ट दे सकती है, फिज़िकल भी और मेंटल लेवल पर भी। जब आपके विचारों को सही होने के बाद भी कोई वैलिड नहीं करता या मान्यता नहीं देता, तो अंदर कितना फ्रस्ट्रेशन होता है। शनि वो देवता हैं जो हर क्षण मौजूद होते हैं, इसीलिए उन्हें न्याय का देवता कहा जाता है कि जब वो देते हैं तो कोई भी ग्रह उनका दिया हुआ छीन नहीं सकता। सबसे ओरिजिनल ग्रह जो हैं वो शनिदेव हैं। शनिदेव बहुत सब्र रखते हैं, इसीलिए वो धैर्यवान लोगों के साथ होते हैं। पेशेंस के साथ, कॉन्टिन्यूटी के साथ जो वो फल देते हैं वो किसी भी दशा में इतना हानि नहीं हो सकता। तो यहाँ मैंने लगभग कुछ चार्ट और जानकारियाँ रखी हैं कि हाँ, जीवन में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, लेकिन ये जो सही और जो गलत है, ये जो हमारी लाइफ में होता है, ये हमारी पूरी लाइफ, हमारी पूरी आइडेंटिटी बदल के रख देता है। कोई जातक हो सकता है कि काफ़ी वीक हो जाए और कोई जातक बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से उभर कर आए। ज़रूरी नहीं है जो आज कष्ट उठा रहा है तो जीवन भर कष्ट उठाएगा। हो सकता है वो अपने राइचियसनेस, अपने सही होने के कारण कष्ट उठा रहा है, कि वो समय के साथ अपने आप को नहीं बदलना चाहता, उसके कुछ रूल्स हैं जिसको वो बनाए रखना चाहता है। अब झूठ और छल ये सारी चीज़ें करने का ही रिज़ल्ट होता है, और व्यक्ति अपना करा हुआ कभी भी स्वीकारने में साहस नहीं दिखाता। मंगल का कार्य केवल लड़ाई या युद्ध जीतना नहीं होता है। मंगल का असली कार्य है अपनी आत्मा को बल देना, अपने करे हुए को स्वीकारना और सुधारना।
जो कि शायद मंगल का बहुत कम प्रयोग करते हैं। लोग बहस में पड़ते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं। खुद को सुधारने पे करेंगे तो दुनिया उन्हें पहचानेगी। हर क्षण, हर सेकंड हम अपना भाग्य निर्माण कर रहे हैं। अगर व्यक्ति ये चीज़ जान ले, हमारा हर एक्शन रिएक्शन हमारे भाग्य की पूरी तरह से दशा निर्धारित कर रहा है, फल निर्धारित कर रहा है, तो लोग बहुत अवेयर हो जाएंगे। राहु और केतु, लोग हमेशा बदनाम करते हैं राहु, केतु, मंगल, शनि, लेकिन कभी भी स्वयं पर विचार नहीं करते, स्वयं के आलस को त्यागना नहीं चाहते, खुद सच बोलने से डरते हैं। फिर कहते हैं कि ग्रह ने कष्ट दिया। ग्रह ने कभी कष्ट नहीं दिया होता। ग्रह सिर्फ आपको मजबूत बनाने के लिए एक माहौल देते हैं। अब ये आप पर है कि आपके अंदर कितना साहस है। आपकी आत्मा प्रकाश में आना चाहती है या अंधकार में खो जाना चाहती है। राहु और केतु हमारे पास्ट लाइफ को बहुत डिफाइन करते हैं। इनकी टाइमिंग भी 18 महीने होती है जब ये अपना गोचर करते हैं। आने वाले समय में भी बहुत बड़े बड़े ट्रांजैक्शन होंगे, लेकिन लाइफ सिर्फ उन्हीं लोगों की बदलती है जो स्वयं में परिवर्तन लाते हैं। राहु जो कि हमारे डिज़ायर्स को दर्शाता है, वो कहीं ना कहीं हमारी दिशा को दर्शाता है। अगर हमारे पास क्लैरिटी है तो राहु हमारे लिए हेल्प करता है। वो साहस, वो जुनून पैदा करता है अपने मकसद के लिए। 18 महीने राहु और केतु एक राशि में रहते हैं। 1.5 साल, लगभग 2.5 साल शनिदेव रहते हैं एक ही राशि में। पूरे 12 भाव को गोचर करने में शनिदेव को 30 वर्ष लग जाते हैं। मीन राशि में जो आज मौजूद हैं वो आज से 30 साल पहले, यानी 96 के टाइम पर मीन राशि में थे। तो सोचिए, शनि जो होते हैं एक तरीके से बिल्कुल एक पाठ्यक्रम चालू करते हैं कि इस बार लोगों को ये चीज़ सिखानी है। आज के समय में लोग आध्यात्मिकता सुनते हैं, कारण वही है कि मीन राशि में शनि का होना लोगों का आध्यात्मिक सोच को जानने और समझने के प्रति रुझान को भी बढ़ाता है। कोई भी ग्रह सिर्फ हमारी कुंडली में ही हमें प्रभावित नहीं करता, वो उस समय काल की है, वो उस क्षेत्र की है। उस गोचर से लगभग मैक्सिमम लोग प्रभावित होंगे, कोई कम और कोई ज़्यादा। राहु और केतु भी यदि हमारे त्रिकोण के स्वामी, जो कि बहुत शुभ कहे जाते हैं, 1, 5, 9, यदि इनके साथ संबंध बनाते हैं तो लाइफ में जो है बहुत सही मार्गदर्शन प्राप्त होता है। राहु को दिशा मिलती है, वो अपने आप को सही डायरेक्शन में प्रूव करके भी दिखाता है। केतु जो कि किसी भी राशि में हो सकता है, किसी भी भाव में हो सकता है। अब जैसे यहाँ पर धनु राशि में होना, केतु के पास जो है एक धनु राशि हमारे ज्ञान, धर्म, विवेक को दर्शाती है। तो केतु के पास इतनी योग्यता है, ज्ञान है, यानी पास्ट लाइफ का लिया हुआ ज्ञान, अगर उसको जातक प्रयोग करेगा तो वो अपने आप के लिए बहुत अच्छा कार्य करेगा। अब यहाँ भाव की बहुत महत्व बढ़ जाती है। जैसे फर्स्ट हाउस में राहु का आ जाना, जातक स्वयं के लिए, स्वयं की पर्सनैलिटी के लिए, खुद की इमेज के लिए बहुत ही कार्यरत होगा। उसकी प्योरिटी जो होती है सेल्फ के लिए ज़्यादा होती है। अपनी रिस्पेक्ट, अपनी पर्सनैलिटी, अपना कैरियर, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है। और अगर केतु के गुण संभाल के रखेंगे तो बहुत पॉजिटिव इमेज क्रिएट करेंगे। अब एक ही वर्ष के ये लगभग आगे पीछे के चार्ट हैं। अब यहाँ पर भी हम जो देखते हैं वहाँ सूर्य और राहु है और 12th भाव है। हालांकि ये एक ग्रहण दोष भी कहा जाता है। सूर्य के साथ सूर्य ग्रहण है और चंद्र के साथ चंद्र ग्रहण दोष है। यहाँ मानसिक उतार चढ़ाव अधिक होते हैं। यहाँ पर जो है माता से जो संबंध होते हैं वो अधिक प्रभावित होते हैं, जबकि यहाँ जो है सूर्य के साथ होना वो पिता के साथ थोड़ा मतभेद, और 12th भाव में है तो आपकी आई साइड को बहुत प्रभावित करते हैं। लेकिन 12th भाव जो है हमारे विदेश को दर्शाता है, हमारे एकांत को दर्शाता है कि ये जो जातक हैं वो एकांत पसंद होते हैं। इनका जो उद्देश्य है वो काफ़ी हद तक
12th भाव से रिलेट करता है। 12th भाव हमारे एकांत के साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति या फिर मोक्ष का भाव भी कहा जाता है। जातक अपने मानसिक स्तर के अनुसार ही उस भाव के फलों को आकर्षित करते हैं। यह जातक जो है सामाजिक से ज़्यादा जो ईश्वर से अटैचमेंट है उसमें बिलीव करते हैं। छठे भाव में केतु का होना, छठा भाव हमारे दायित्वों को दर्शाता है, हमारी हेल्थ को दर्शाता है और कहीं ना कहीं जो मुकदमे वगैरह देखे जाते हैं वो भी हमारे छठे भाव से आते हैं। तो जातक को इन चीज़ों से भी काफ़ी मतलब इनको इतना नहीं प्रभावित करते कि ये सारी ही चीज़ें ये अपनी लाइफ में देख चुके हैं और इन चीज़ों का ज्ञान रखते हैं। सेम राशियां हैं, सेम राशियों का अर्थ ये है कि जो राहु मिथुन राशि में है वो कम्युनिकेशन को तरफ दौड़ता है कि उसका कार्य जो उसका रुझान जो है कम्युनिकेशन फील्ड की तरफ जाएगा। लेकिन अब वैसे थर्ड हाउस हमारा कम्युनिकेशन का होता है कालपुरुष की चार्ट में, लेकिन सबका जो चार्ट है वो सेम नहीं होता। अब जैसे यहाँ पहला मिथुन लगन का है, दूसरा कर्क लगन का है, तीसरा हमारा वृश्चिक लगन का है। कुछ राशियाँ भाव एक जैसे ग्रहों के साथ हैं लेकिन फिर भी अंतर है। अब जैसे यहाँ पर जो है वृश्चिक में 8th भाव में राहु, आप यहाँ देखेंगे कि फर्स्ट में है ग्रह, सेकंड में है, बाकी सारा ब्लैंक है। यानी जातक का जो आरंभिक जीवन है वो संघर्ष में रहेगा, उसको इतना सपोर्ट देने के लिए ज़्यादातर कोई भी नहीं मिल पाएगा। हालांकि ग्रह दृष्टियाँ जो हैं पंचम पर बहुत अधिक हैं, बुद्धि विवेक ही कार्य कर पाएगा, लेकिन अष्टम का जो राहु है वो उसको ज्ञान का भी ज्ञान देगा। यानी कह सकते हैं जो ज्ञान है ना उसकी गहराई, क्योंकि यहाँ पंचम का जो हमारा 5th लॉर्ड है जो कि बहुत शुभ कहा जाता है, प्रारब्ध भी कहा जाता है, बुद्धि भी कहा जाता है, विवेक भी कहा जाता है, वो 12th में गया है। तो जातक जिस भी चीज़ को पढ़ेगा बहुत डीप एनालिसिस करेगा। ये जातक जिनका 8th में राहु आता है ये रिसर्च के फील्ड को बहुत चुनते हैं, ये बहुत अच्छे सर्जन हो सकते हैं, ये ऑकल्ट में बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं, ये टैक्सेशन में बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं। बहुत से ऐसे फील्ड हैं जो हमारे भूमि से नीचे खनन से जुड़े हुए हैं, माइनिंग से जुड़े हुए हैं, उन कार्य को बहुत शोध करके करना है, ये सारी चीज़ें काबिलियत देते हैं। तो राहु जो है हमारी को दिशा देता है अगर उसका संबंध अच्छों से हो जाए। जैसे यहाँ पर राहु पर जो है गुरु की 9वीं दृष्टि पड़ती है और वहीं पर राहु की भी 5वीं दृष्टि गुरु पर है। अब ये जो गोचर है वो 80 मतलब लगभग ये जो है इस चार्ट में भी आप देखेंगे गुरु की 9वीं दृष्टि आएगी, क्योंकि ये गोचर एक ही वर्ष के हैं। हर चार्ट में जो है यही सीक्वेंस बैठेगा कि जहाँ भी गुरु होगा, गुरु यहाँ पर गुरु यदि 1, 5, 9 भाव के स्वामी हैं और राहु को दृष्ट करते हैं तो वो राहु जो है हमें ख़राब रिजल्ट नहीं देगा। कारण क्यों? क्योंकि वो जो सबसे शुभ भाव हमारे त्रिकोण में कहे जाते हैं उनका सानिध्य पाकर वो अपनी नेगेटिव्स जो क्वालिटीज़ हैं, जैसे कि हमारे को भ्रम अधिक हो जाता है क्योंकि इल्यूज़न का कारक है राहु। समस्या नहीं होती लेकिन समस्या को दिखाता है, तो वो इल्यूज़न को काफ़ी हद तक साफ़ कर देते हैं। क्योंकि ये जो साइन आता है हमारा 1, 5, 9 का अग्नि तत्व है, अग्नि तत्व के आगे नेगेटिव चीज़ें क्रिएट नहीं होती। एक दीपक जल जाने से अंधकार दूर हो जाता है, ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे प्रकाश का अंधकार में होना। तो जैसे ही आप एक बटन ऑन करते हैं तो पूरा जो कमरा होता है वो अंधेरे से गायब हो जाता है। अंधेरा मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन सिर्फ एक दिया जलाने से या फिर एक बल्ब जलाने से पूरी तरह से रोशन हो सकता है। हर ग्रह इतना शत्रु नहीं है, हम उसको किस प्रकार से समझते हैं या लेते हैं, अपने जीवन में परिवर्तन करना चाहते हैं तो बहुत कुछ बदलता है। इसी चीज़ को हम कॉन्शियसनेस कहते हैं। हम हर रोज़ बड़े होते हैं, बेहतर अगर नहीं हो पाएंगे तो फिर आगे भी नहीं बढ़ेंगे। तो चेतना के स्तर में लगातार उन्नति करना, यही हमारा उद्देश्य ज्योतिष का भी है, अध्यात्म का भी है, दर्शन का भी है। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करें और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।